पाठ 4 करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। मेरे अमीर पिता ने सिर्फ चतुराई से खेल खेला और उन्होंने यह काम निगमों के माध्यम से किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है कि स्कूल में मुझे रॉबिन हुड और उसके मीरा मेन की कहानी सुनाई जाती थी। मेरे शिक्षक ने सोचा कि यह एक अद्भुत कहानी थी। रोमांटिक हीरो जिसने अमीरों से लूटकर गरीबों को दे दिया। मेरे अमीर पिता रॉबिन हुड को हीरो के रूप में नहीं देखते थे। उसने रॉबिन हुड को धूर्त कहा। रॉबिन हुड भले ही लंबे समय तक चले गए हों, लेकिन उनके अनुयायी जीवित हैं। मैं अब भी अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, अमीर इसके लिए भुगतान क्यों नहीं करते, या अमीरों को करों में अधिक भुगतान करना चाहिए और इसे गरीबों को देना चाहिए। यह रॉबिन हुड कल्पना है, या अमीरों से लेकर गरीबों को देने की कल्पना, जिसने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सबसे अधिक पीड़ा पैदा की है। मध्यम वर्ग पर इतना भारी कर लगने का कारण रॉबिन हुड का आदर्श है। हकीकत तो यह है कि अमीरों पर टैक्स नहीं लगता। यह मध्यम वर्ग है, विशेष रूप से शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग, जो गरीबों के लिए भुगतान करता है। फिर यह पूरी तरह से समझने के लिए कि चीजें कैसे होती हैं, हमें करों के इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित पिता शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, मेरे अमीर पिता ने खुद को करों के इतिहास का विशेषज्ञ बनाया। अमीर पिताजी ने माइक और मुझे समझाया कि मूल रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में कोई कर नहीं था। कभी कभी युद्धों के भुगतान के लिए अस्थायी कर लगाए जाते थे। राजा या राष्ट्रपति इस बात को सामने रखेंगे और हर किसी से इसमें योगदान देने के लिए कहेंगे। ब्रिटेन में 1799 से 1816 तक नेपोलियन के विरुद्ध लड़ाई के लिए और अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृहयुद्ध के लिए कर लगाया गया। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर आयकर को एक स्थायी कर बना दिया। 1913 में अमेरिकी संविधान में 16वें संशोधन को अपनाने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आयकर स्थायी हो गया। एक समय अमेरिकी कर विरोधी थे। यह चाय पर कर था, जिसके कारण बोस्टन हार्बर में प्रसिद्ध टी पार्टी ऐसी घटना जिसने क्रांतिकारी युद्ध को भड़काने में मदद की। नियमित आयकर के विचार को बेचने में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में लगभग 50 साल लग गए। ये ऐतिहासिक तारीखें यह बताने में असफल रहीं कि ये दोनों कर शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। यही वह बिंदु था जिसे अमीर पिता चाहते थे कि माइक और मैं समझें। उन्होंने बताया कि करों के विचार को गरीबों और मध्यम वर्ग को यह बताकर लोकप्रिय बनाया गया और बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया कि कर केवल अमीरों को दंडित करने के लिए बनाए गए थे। इस तरह जनता ने कानून के पक्ष में मतदान किया और यह संवैधानिक रूप से कानूनी बन गया। हालांकि इसका उद्देश्य अमीरों को दंडित करना था, वास्तव में इसने उन्हीं लोगों को दंडित किया जिन्होंने इसके लिए मतदान किया था, गरीबों और मध्यम वर्ग। अमीर डैडी ने कहा, एक बार जब सरकार को पैसे का स्वाद चखना पड़ा तो उसकी भूख बढ़ गई। तुम्हारे पिता और मैं बिल्कुल विपरीत हैं। वह एक सरकारी नौकरशाह है और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें भुगतान मिलता है और हमारी सफलता विपरीत व्यवहारों पर मापी जाती है। उसे पैसे खर्च करने और लोगों को काम पर रखने के लिए भुगतान मिलता है। वह जितना अधिक खर्च करता है और जितने अधिक लोगों को काम पर रखता है, उसका संगठन उतना ही बड़ा हो जाता है। सरकार में बड़ा संगठन एक सम्मानित संगठन होता है। दूसरी ओर अपने संगठन में मैं जितने कम लोगों को काम पर रखता हूं और जितना कम पैसा खर्च करता हूं, मेरे निवेशकों द्वारा उतना ही अधिक मेरा सम्मान किया जाता है। इसीलिए मुझे सरकारी लोग पसंद नहीं हैं। उनके पास अधिकांश व्यावसायिक लोगों की तुलना में भिन्न उद्देश्य हैं।
जैसे जैसे सरकार बढ़ती है, उसे समर्थन देने के लिए अधिक से अधिक कर डॉलर की आवश्यकता होती है। मेरे शिक्षित पिता का ईमानदारी से मानना था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एफ कैनेडी और विशेषकर शांति का विचार बहुत पसंद था। और उन्हें यह विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने और मेरी माँ दोनों ने पीस कॉर्प्स के लिए काम किया। मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया। वह हमेशा अतिरिक्त अनुदान और बजट वृद्धि के लिए प्रयासरत रहे ताकि वह शिक्षा विभाग और शांति कोर दोनों में अपनी नौकरी में अधिक लोगों को नियुक्त कर सकें। जब मैं लगभग 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर पिता से सुनता था कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का एक झुंड होते हैं, और मेरे गरीब पिता मैं सुनूंगा कि कैसे अमीर लालची बदमाश थे जिनसे अधिक कर चुकाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के पास वैध बिंदु थे। शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक के लिए काम पर जाना और एक पिता के घर वापस आना कठिन था। एक प्रमुख सरकारी नेता थे। यह जानना आसान नहीं था कि किस पिता पर विश्वास किया जाए। फिर भी जब आप करों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य सामने आता है। जैसा कि मैंने कहा, करों का पारित होना केवल इसलिए संभव था क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में विश्वास करती थी, अमीरों से लो और बाकी सभी को दे दो। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी अधिक थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर कर लगाने की जरूरत पड़ी और वहां से करों का प्रवाह जारी रहा। मेरे अमीर पिता रॉबिन हुड को हीरो के रूप में नहीं देखते थे। उसने रॉबिन हुड को धूर्त कहा। हालांकि अमीरों को एक अवसर मिला क्योंकि वे समान नियमों के अनुसार नहीं खेलते हैं। अमीर निगमों के बारे में जानते थे, जो नौकायन जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हो गए थे। अमीरों ने निगम बनाया, प्रत्येक यात्रा की संपत्तियों के लिए उनके जोखिम को सीमित करने के लिए एक वाहन के रूप में। अमीरों ने यात्रा के वित्त पोषण के लिए अपना पैसा एक निगम में लगा दिया। इसके बाद निगम खजाने की तलाश के लिए नई दुनिया में जाने के लिए एक दल नियुक्त करेगा। यदि जहाज खो जाता तो चालक दल की जान चली जाती, लेकिन अमीरों को होने वाला नुकसान केवल उस धन तक ही सीमित होता जो उन्होंने उस विशेष यात्रा के लिए निवेश किया था। निम्नलिखित आरेख दिखाता है कि कॉरपोरेट संरचना आपके व्यक्तिगत आय विवरण और बैलेंस शीट के बाहर कैसे बैठती है। यह कानूनी कॉरपोरेट संरचना का ज्ञान है जो वास्तव में अमीरों को गरीबों और मध्यम वर्ग पर भारी लाभ देता है। 2 पिताओं के मुझे पढ़ाने के बाद, एक समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी, मुझे जल्दी ही एहसास होने लगा कि पूंजीवादी का दर्शन मेरे लिए अधिक वित्तीय अर्थ रखता है। मुझे ऐसा लगा कि समाजवादियों ने वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण अंततः स्वयं को दंडित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीरों से लेने वाली भीड़ क्या लेकर आई, अमीरों ने हमेशा उन्हें मात देने का एक तरीका ढूंढ लिया। इस प्रकार अंततः मध्यम वर्ग पर कर लगाया गया। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को केवल इसलिए मात दी क्योंकि वे पैसे की ताकत को समझते थे। यह एक ऐसा विषय है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को कैसे मात दी? एक बार जब अमीरों से पैसा लो कर पारित हो गया तो सरकारी खजाने में नकदी का प्रवाह शुरू हो गया। शुरू में लोग खुश थे। सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को पैसा दिया गया। यह नौकरियों और पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारियों के पास गया और यह सरकारी अनुबंध प्राप्त करने वाले उनके कारखानों के माध्यम से अमीरों के पास गया। सरकार को धन का एक बड़ा पूल प्राप्त हुआ, लेकिन समस्या उस धन के वित्तीय प्रबंधन की थी। सरकार का आदर्श है अतिरिक्त धन रखने से बचना। यदि आप अपनी आवंटित धनराशि खर्च करने में विफल रहते हैं तो आप इसे अगले बजट में खोने का जोखिम उठाते हैं। आप निश्चित रूप से कुशल होने के लिए पहचाने नहीं जाएंगे।
व्यवसायी लोग पर। दूसरी ओर अतिरिक्त धन होने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता के लिए सराहना की जाती है। जैसे जैसे बढ़ते सरकारी खर्च का यह चक्र जारी रहा, पैसे की मांग बढ़ती गई और अमीरों पर कर के विचार को निम्न स्तरों को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया, उन लोगों तक जिन्होंने इसे वोट दिया, गरीब और मध्यम वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग केवल बचने के लिए किया। वे एक निगम के संरक्षण में वापस चले गए। लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने कभी निगम नहीं बनाया है, वे नहीं जानते कि निगम वास्तव में कोई चीज नहीं है। एक निगम केवल एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज होते हैं, जो किसी वकील के कार्यालय में स्थित होता है और राज्य सरकार की एजेंसी के साथ पंजीकृत होता है। यह कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं है। एक निगम महज एक कानूनी दस्तावेज है जो बिना आत्मा के एक कानूनी निकाय बनाता है। इसके प्रयोग से अमीरों का धन एक बार फिर सुरक्षित हो गया। यह लोकप्रिय था क्योंकि निगम की आयकर दर व्यक्ति की तुलना में कम है। आयकर दरें। इसके अलावा कुछ खर्चों का भुगतान निगम द्वारा कर पूर्व डॉलर से किया जा सकता है। अमीरों और गरीबों के बीच यह युद्ध सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। जब भी और जहां भी कानून बनते हैं, लड़ाई छेड़ी जाती है और यह हमेशा चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं वे अनभिज्ञ होते हैं, वे जो प्रतिदिन उठते हैं और लगन से काम पर जाते हैं और कर चुकाते हैं। यदि वे केवल अमीरों के खेलने के तरीके को समझते, खेल वे भी इसे खेल सकते थे, तब वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर होंगे। यही कारण है कि जब भी मैं किसी माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल जाने की सलाह देते हुए सुनता हूं तो मैं घबरा जाता हूं ताकि वे पढ़ाई कर सकें। एक सुरक्षित नौकरी। बिना वित्तीय योग्यता के सुरक्षित नौकरी वाले कर्मचारी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। औसत अमेरिकी आज सिर्फ अपने करों को कवर करने के लिए सरकार के लिए 4 से 5 महीने काम करते हैं। मेरी राय में यह बहुत लंबा है। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, सरकार को उतना ही अधिक भुगतान करेंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि अमीरों से पैसा छीनो का विचार उन लोगों पर ही उल्टा पड़ गया जिन्होंने इसके लिए मतदान किया था। हर बार जब लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं, तो अमीर इसका पालन नहीं करते हैं। वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और चीजों को बदलने का इरादा है। वे वहीं बैठे नहीं रहते और स्वेच्छा से अधिक करों का भुगतान नहीं करते। इसके बजाय वे अपने कर के बोझ को कम करने के तरीके खोजते हैं। वे चतुर वकीलों और लेखाकारों को नियुक्त करते हैं और राजनेताओं को कानून बदलने या कानूनी खामियां पैदा करने के लिए राजी करते हैं। वे परिवर्तन लाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का टैक्स कोड करों को कम करने के अन्य तरीकों की भी अनुमति देता है। इनमें से अधिकतर वाहन किसी के लिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये अमीर ही हैं जो इन्हें ढूंढते हैं क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के लिए 1031 इंच आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1031 के लिए शब्दजाल है जो विक्रेता को अचल संपत्ति के एक टुकड़े पर करों का भुगतान करने में देरी करने की अनुमति देता है, जो कि अचल संपत्ति के अधिक महंगे टुकड़े के बदले पूंजीगत लाभ के लिए बेचा जाता है। रियल एस्टेट एक निवेश माध्यम है जिसका कर लाभ बहुत अच्छा है। जब तक आप मूल्य में वृद्धि जारी रखते हैं, तब तक आप पर लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि आप इसका परिसमापन नहीं कर लेते। जो लोग इन कानूनी कर बट्टों का लाभ नहीं उठाते हैं, वे अपनी संपत्ति कॉलम बनाने का एक बड़ा अवसर खो रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के पास समान संसाधन नहीं हैं।
वे वहां बैठते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाह में घुसने देते हैं और रक्तदान शुरू करने देते हैं। आज मैं ऐसे लोगों की संख्या से लगातार हैरान हूं जो अधिक कर चुकाते हैं या कम कटौती लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके व्यवसाय बंद हो गए और नष्ट हो गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह सरकार की ओर से एक गलती थी। मुझे ये सब एहसास है, लेकिन जनवरी से मई तक काम करने की कीमत उस धमकी के लिए चुकाई जाने वाली एक उच्च कीमत है। मेरा बेचारे पिता ने कभी प्रतिकार नहीं किया। मेरे अमीर पिता भी नहीं थे। उसने बस खेल को होशियारी से खेला और उसने ऐसा निगमों के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको शायद वह पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर पिता से सीखा था। मैं 9 साल का एक छोटा लड़का था जिसे बैठकर उसके मुझसे बात करने का इंतजार करना पड़ता था। मैं उनके कार्यालय में बैठकर उनके मेरे पास आने का इंतजार कर रहा था। वह जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहा था। वह चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति को पहचानूं और एक दिन उस शक्ति को अपने लिए पाने की इच्छा रखूं। जितने वर्षों तक मैंने उनसे अध्ययन किया और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ महान शक्ति आती है। इसे बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान के बिना दुनिया आपको इधर उधर धकेल देती है। रिच डैडी माइक और मुझे लगातार याद दिलाते रहे कि सबसे बड़ा बदमाश बॉस या सुपरवाइजर नहीं, बल्कि वह था। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। यदि पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति बनाए रखते हैं और इसे नियंत्रित करें। कर आदमी, यदि आप उसे अनुमति देंगे तो करदाता हमेशा अधिक लेगा। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसा आपके लिए काम करे, इसका पहला सबक पूरी तरह से शक्ति के बारे में है। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। यदि पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। एक बार जब हमें यह ज्ञान हो गया कि पैसे की ताकत हमारे लिए काम करती है, तो वह चाहते थे कि हम आर्थिक रूप से स्मार्ट बने और किसी को या किसी चीज को हम पर हावी न होने दें। यदि आप अज्ञानी हैं तो धमकाया जाना आसान है। यदि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का मौका है। यही कारण है कि उन्होंने स्मार्ट कर लेखाकारों और वकीलों के लिए इतना अधिक भुगतान किया। सरकार को भुगतान करने की तुलना में उन्हें भुगतान करना कम महंगा था। उसका मेरे लिए सबसे अच्छा सबक यह था, होशियार बनो और तुम्हें इधर उधर धकेला नहीं जाएगा। वह कानून जानता था क्योंकि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक था और क्योंकि कानून को न जानना महंगा था। यदि आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप वापस लड़ने से नहीं डरते, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन बैंड कर रहे हों। मेरे उच्च शिक्षित पिता हमेशा मुझे एक मजबूत निगम में अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कॉरपोरेट सीढ़ी पर आगे बढ़ने के तरीके से काम करने के गुणों के बारे में बात की। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि केवल कॉरपोरेट नियोक्ता से मिलने वाली तनख्वाह पर निर्भर रहकर मैं दूध देने के लिए तैयार एक विनम्र गाय बन जाऊंगी। जब मैंने अपने अमीर पिता को अपने पिता की सलाह के बारे में बताया तो वह केवल हंसे। सीढ़ी का मालिक क्यों नहीं, बस इतना ही उसने कहा था। एक युवा लड़के के रूप में मुझे यह समझ में नहीं आया कि मेरे अपने निगम के मालिक होने से अमीर पिता का क्या मतलब है। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डराने वाला लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से उत्साहित था,
लेकिन मेरी अनुभवहीनता ने मुझे इस संभावना की कल्पना नहीं करने दी कि बड़े लोग किसी दिन मेरी स्वामित्व वाली कंपनी के लिए काम करेंगे। मुद्दा यह है कि यदि मेरे अमीर पिता न होते तो शायद मैं अपने शिक्षित पिता की सलाह का पालन करता। यह केवल मेरे अमीर होने की कभी कभार याद दिलाने वाली बात थी। पिताजी, जिन्होंने मेरे अपने निगम के मालिक होने के विचार को जीवित रखा और मुझे एक अलग रास्ते पर रखा। जब मैं 15 या 16 साल का था, मुझे पता था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रत्येक डॉलर। मेरे संपत्ति कॉलम में एक महान कर्मचारी था जो अधिक कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। और बॉस के लिए एक नई पोर्शे खरीदो। मेरे शिक्षित मार्ग पर चलते रहो। पिताजी ने सिफारिश की। मुझे नहीं पता था कि मैं यह कैसे करने जा रहा था, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस दिशा में मेरे अधिकांश सहपाठी जा रहे थे। उस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे 20वें दशक के मध्य तक मेरे अमीर पिता की सलाह मेरे लिए अधिक मायने रखने लगी थी। मैं अभी मरीन कॉर्प्स से बाहर था और जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा था, लेकिन जब भी मैं अपनी तनख्वाह देखता तो मुझे निराशा होती। कटौतियां इतनी बड़ी थीं और जितना अधिक मैंने काम किया वे उतनी ही अधिक होती गईं। जैसा मैं बन गया। अधिक सफल होने पर मेरे मालिकों ने पदोन्नति और वेतन वृद्धि के बारे में बात की। यह अच्छा था, लेकिन मैं अपने अमीर पिता को मेरे कान में पूछते हुए सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? आप किसे अमीर बना रहे हैं? 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी रहते हुए मैंने अपना पहला निगम बनाया और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। मेरी संपत्ति कॉलम में पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैंने इसे बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का दृढ़ संकल्प किया था। उन तनख्वाहों ने सभी कटौतियों के साथ मेरे अमीर पिता की सभी वर्षों की सलाह को पूरी तरह से सार्थक बना दिया। यदि मैं अपने शिक्षित पिता की सलाह का पालन करता तो मैं भविष्य देख सकता था। कई नियोक्ताओं को लगता है कि अपने कर्मचारियों को अपने काम से काम रखने की सलाह देना व्यवसाय के लिए बुरा है, लेकिन मेरे लिए अपने स्वयं के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और संपत्ति विकसित करने से मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। अब मेरे पास एक उद्देश्य था। मैं जल्दी आ गया और लगन से काम किया। जितना संभव हो उतना पैसा इकट्ठा किया ताकि मैं रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई बस उफान पर था और वहां भाग्य बनना बाकी था। जितना अधिक मुझे एहसास हुआ कि हम तेजी के शुरुआती चरण में हैं, उतनी ही अधिक जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। जितना अधिक मैंने बेचा, मैंने उतना अधिक पैसा कमाया और निश्चित रूप से मेरी तनख्वाह से उतनी ही अधिक कटौती हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी जाल से इतनी बुरी तरह बाहर निकलना चाहता था कि मैंने और भी अधिक मेहनत की ताकि मैं और अधिक निवेश कर सकूं। 1978 तक मैं लगातार कंपनी के शीर्ष 5 बिक्री लोगों में से एक था। मैं रैट रेस बुरी तरह बाहर निकलना चाहता था। 3 साल से भी कम समय में मैं अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन में जेरोक्स की तुलना में अधिक कमा रहा था और मैं अपने निगम में अपने संपत्ति कॉलम में जो पैसा कमा रहा था वह मेरे लिए काम कर रहा पैसा था, न कि मैं कॉपियर बेचने वाले दरवाजे पर पैसा लगा रहा था। मेरे अमीर पिता की सलाह बहुत मायने रखती थी। जल्द ही मेरी संपत्तियों से नकदी प्रवाह इतना मजबूत हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली पोर्शे खरीद ली। मेरे साथी जेरोक्स सेल्स पर्सन ने सोचा कि मैं अपना कमीशन खर्च कर रहा हूं। मैं नहीं था, मैं अपना कमीशन परिसंपत्तियों में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और अधिक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे परिसंपत्ति कॉलम में प्रत्येक डॉलर एक महान कर्मचारी था
जो अधिक कर्मचारी बनाने और कर पूर्व डॉलर के साथ बॉस को एक नया पोर्श खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मैंने जेरोक्स के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। योजना काम कर रही थी और मेरी पोश इसका प्रमाण थी। अपने अमीर पिता से सीखे गए सबक का उपयोग करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ की कहावत से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। यह उस मजबूत वित्तीय ज्ञान के कारण संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी की शिक्षाओं से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धिमत्ता या वित्तीय IQ कहता हूँ, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह कहीं अधिक कठिन होती। मैं अब दूसरों को इस उम्मीद में पढ़ाता हूँ कि मैं अपना ज्ञान उनके साथ साझा कर सकूं। मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि वित्तीय IQ विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों के ज्ञान से बना है। 1. लेखांकन। लेखांकन वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की क्षमता है। यदि आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार हैं, उतनी ही अधिक सटीकता की आवश्यकता है, अन्यथा घर ढह जाएगा। यह बायां मस्तिष्क पक्ष या विवरण है। वित्तीय साक्षरता वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता है जो आपको किसी भी व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने की अनुमति देती है। 2. निवेश। निवेश पैसा बनाने का विज्ञान है। इसमें रणनीतियां और सूत्र शामिल हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क पक्ष का उपयोग करते हैं। 3. बाजारों को समझना। बाजारों को समझना आपूर्ति और मांग का विज्ञान है। आपको निवेश के मूलभूत या आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानना होगा जो भावनाओं से प्रेरित हैं। क्या मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर निवेश का कोई मतलब है या नहीं? 4. कानून। लेखांकन निवेश और बाजार के तकनीकी कौशल से घिरा एक निगम विस्फोटक वृद्धि में योगदान दे सकता है। एक व्यक्ति जो किसी निगम द्वारा प्रदान किए गए कर लाभ और सुरक्षा को समझता है, वह इतना अमीर हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में तेज जो कर्मचारी है या छोटे व्यवसाय का एकमात्र मालिक है। यह किसी के चलने और किसी के उड़ने के बीच के अंतर जैसा है। जब दीर्घकालिक धन की बात आती है तो अंतर गहरा होता है। कर लाभ। एक निगम कई ऐसे काम कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता, जैसे करों का भुगतान करने से पहले खर्चों का भुगतान करना। यह विशेषज्ञता का एक पूरा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते हैं और उन पर कर लगता है और जो बचता है उस पर वे गुजारा करने की कोशिश करते हैं। एक निगम कमाता है, वह सब कुछ खर्च करता है जो वह कर सकता है और जो कुछ बचता है उस पर कर लगाया जाता है। यह सबसे बड़ी कानूनी कर खामियों में से एक है जिसका उपयोग अमीर लोग करते हैं। यदि आपके पास अच्छा नकदी प्रवाह पैदा करने वाला निवेश है तो इन्हें स्थापित करना आसान है और ये महंगे भी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अपने स्वयं के निगम के मालिक होने से आपकी छुट्टियां हवाई में बोर्ड मीटिंग रूप में हो सकती हैं। कार भुगतान, बीमा, मरम्मत और स्वास्थ्य क्लब सदस्यता कंपनी के खर्च हैं। अधिकांश रेस्तरां भोजन आंशिक खर्च होते हैं और आगे भी, लेकिन यह कानूनी तौर पर कर पूर्व डॉलर के साथ किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम एक विवादास्पद समाज में रहते हैं। हर कोई आपके कार्य का हिस्सा चाहता है। अमीर अपनी संपत्तियों को लेनदारों से बचाने के लिए निगमों और ट्रस्टों जैसे साधनों का उपयोग करके अपनी अधिकांश संपत्ति छिपाते हैं। जब कोई किसी धनी व्यक्ति पर मुकदमा करता है तो उन्हें अक्सर कानूनी सुरक्षा की परतें मिलती हैं और अक्सर पता चलता है कि धनी व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है।
गरीब और मध्यम वर्ग हर चीज का मालिक बनने की कोशिश करते हैं और इसे सरकार या साथी नागरिकों के हाथों खो देते हैं, जो अमीरों पर मुकदमा करना पसंद करते हैं। उन्होंने इसे रॉबिन हुड की कहानी से सीखा, अमीरों से लो और गरीबों को दे दो। स्वामित्व की बारीकियों में जाना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। निगम। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की वैध संपत्ति है, तो मैं जल्द से जल्द निगम द्वारा दिए जाने वाले लाभों और सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने पर विचार करूँगा। इस विषय पर कई किताबें लिखी गई हैं जो लाभों के बारे में विस्तार से बताएंगी और यहाँ तक कि एक निगम स्थापित करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में भी बताएंगी। निगमों पर गैरेट सटन की पुस्तकें निजी निगमों की शक्ति के बारे में अद्भुत जानकारी प्रदान करती हैं। फाइनेंशियल आईक्यू वास्तव में कई कौशल और प्रतिभाओं का तालमेल है। मैं कहूँगा कि यह ऊपर सूचीबद्ध 4 तकनीकी कौशल का संयोजन है जो बुनियादी वित्तीय बुद्धिमत्ता बनाता है। यदि आप महान धन की आकांक्षा रखते हैं, तो यह इन कौशलों का संयोजन है जो आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को काफी बढ़ा देगा।